हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। प्यारे साथियों, विजन आईएएस की करंट अफेयर मंथली मैगजीन को कंटिन्यू करते हुए अक्टूबर मंथ की आज हम इसका पार्ट 8 लेकर आए हैं। आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर हम इकोनॉमी से आपको पढ़ाएंगे, कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी इसको हम कंप्लीट ही कर दें, बहुत टाइम हो गया। तो देखिए, जानते हैं क्या कंट्रीब्यूशन रहे एमएस स्वामीनाथन के। पहले समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहे ये। अच्छा, एमएस स्वामीनाथन के बारे में हम लोग बचपन से ही पढ़ लें, आज आपको हम फुल फॉर्म बता देंगे एमएस का, तो मज़ा आ जाएगी आपको जिनको नहीं पता उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो एमएस का मतलब मन कौन बू, एस का मतलब सम बा शिवन, ठीक है। तो मन कोम्बू सम बा शिवन स्वामीनाथन, जिन्हें हम लोग पॉपुलरली एमएस स्वामीनाथन के नाम से जानते हैं, बहुत ही लेजेंडरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। अब इनके बारे में थोड़ा बता दें तो आपको मतलब लगेगा क्या ही बात है। देखिए, ये प्लांट जेनेटिस्ट थे, मतलब ये कहे जाते थे कि फादर एंड की आर्किटेक्ट रहे हैं हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के। अब देखिए, भारत के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फार्मर साइंटिस्ट भी ये कहे जाते थे, कितना कुछ रहा, तभी आज हम उस समय कितनी फूड शॉर्टेज से जो है डील करते थे, लेकिन इन्हीं के इतने ज़्यादा सहयोग से हमारे यहाँ जो है फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो पाई। ये जो है वो रेसिपेंट भी थे फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ के 1987 में, क्योंकि इनकी लीडरशिप जो बढ़िया रही थी इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन में, उसके लिए ये भी रेसिपेंट भी थे। इनको पद्मा विभूषण मिला है, रमन मगसेसे अवार्ड मिला है और दूसरे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन्होंने पाए हैं। क्या दिया एमएस स्वामीनाथन ने हमारे देश को, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे इनके। देखिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी रिसर्च के लिए बढ़िया बनाई, इम्प्रूवमेंट करा एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में, सेल्फ सफिशिएंसी रही फूड प्रोडक्शन, आज हमारा देश जो है जेंडर इक्वालिटी में इन्होंने कंट्रीब्यूट करा, प्रोटेक्शन करा इकोसिस्टम का। तो ये बहुत सारी जो है इन्होंने चीज़ें करी देश के लिए। अच्छा, अब साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या करा इन्होंने समझते हैं। तो जेनेटिक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने काम किया ब्रीडिंग प्रोग्राम्स पे, ताकि ये क्रॉप वैरायटी को डेवलप करें जो सिर्फ ऐसी ना हाई यील्डिंग तो हो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो, बट उसके साथ साथ उसमें पेस्ट और डिजीज़ भी ना लगे, क्योंकि फसल ख़राब हो जाती है ना पेस्ट डिजीज़ से लगने से। ऐसे थोड़ी ना होता है खाली कि उपज बहुत हुई लेकिन पेस्ट और डिजीज़ लगे चले जा रहे हैं, है ना, तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन इन्होंने इतनी बढ़िया बनाई कि हाई यील्डिंग भी रही बट साथ में पेस्ट और डिजीज़ से भी रेजिस्टेंस रही। इन्होंने बहुत एफर्ट उठाए, जिसकी वजह से बहुत सारे नए नए क्रॉप वैरायटी जो है डेवलप हुई, बहुत अच्छी थी। इंडिया क्लाइमेट के हिसाब से, इंडिया की क्लाइमेट और एग्रीकल्चर कंडीशन के हिसाब से वो सूट करती थी, तो ये चीज़ थी। अच्छा, राइस की वैरायटी की बात करें तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कटक के अंदर है, वहाँ पे स्वामीनाथन ने काम करा इंडिका जैपोनिका हाइब्रिडेशन प्रोग्राम के अंदर, और इससे इन्होंने डेवलप करा एक फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिव हाई यील्डिंग, ठीक है ना, मतलब फर्टिलाइज़र के साथ बढ़िया क्रॉप जो रिस्पॉन्स करता हो, अच्छे से चलता हो, लेके उसको हाई जो क्या कहते हैं यील्ड वाला बढ़िया उपज हो, शॉर्ट स्टार्टेड वैरायटी राइस की, जिससे लोकली जो अवेलेबल थे टॉल और लो यील्डिंग वैरायटीज़, उसको इन्होंने यहाँ पे ख़त्म करके ये वाला राइस लेकर आए। अच्छा, जो काम इन्होंने करा वो उससे बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना, जैसे कि ADT-27 राशि वगैरह बने, और बहुत सारी वैरायटीज़ आई, और वैरायटीज़ डेवलप जो हुई इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो डायरेक्टली ग्रीन रेवोल्यूशन में उन वैरायटीज़ ने कंट्रीब्यूट करा, ठीक है। जो हमारे यहाँ भैया ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, क्या ही बताएं, उसके बाद ही देश हमारा जो है वो स्टेबल हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इतिहास का। इन्हीं की गाइडेंस के अंदर साइंटिस्ट ने जेनेटिकली इंजीनियर करा सैलिनिटी टॉलरेंस जीन्स को, किसके, मैंग्रोव स्पीशीज़ के, दैट इज़ एविसेना मैरिना। अच्छा, इसके बारे में मैंग्रोव स्पीशीज़ वगैरह क्या है क्या नहीं है, देखिए मैं ना आपको शंकर आईएएस एकेडमी की इन्वायरमेंट की किताब बिल्कुल लेटेस्ट 9th एडिशन पढ़ा रही हूँ, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सब वहीं पे अभी मैंने चैप्टर कराया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अब जानते हैं जेनेटिकली इंजीनियर क्या चीज़ होती है, कि भैया कुछ ऐसी, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज़ में कोई ऐसी क्वालिटी है, उसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स हैं जो दूसरे के प्रति अच्छे हो सकते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ करके इसके साथ मिक्स करके प्रॉपर, मतलब ये लंबा प्रोसेस है लेकिन एक बात बता रही हूँ कि इसमें वो क्वालिटीज़ डाल देना। तो इन्हीं की गाइडेंस के अंदर साइंटिस्ट ने जेनेटिकली इंजीनियर किया सैलिनिटी टॉलरेंस जीन्स को मैंग्रोव स्पीशीज़ के, ठीक है। वो देखे ना, मैंग्रोव जो होते हैं वो सलीन वाटर में ईजिली रह सकते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं। तो इसको लेके इन्होंने कल्टिवेटेड राइस प्लांट में मतलब इन्होंने कल्टिवेट किया राइस प्लांट, तो इससे जो है वो ऐसे पानी में भी राइस उगाने
उगाने लगे। इन्होंने एक राइस ब्रीडिंग प्रोग्राम की शुरुआत करी, जिससे नॉन लॉजिंग प्लांट टाइप को बासमती स्ट्रेन में जो है वो ट्रांसफ़र करा गया, जिससे क्या हुआ कि ये पूसा बासमती निकला। अच्छा, वीट वैरायटीज़ की बात करें तो इन्होंने अपना फोकस अब वीट पे डाला। पहले ये राइस पे थे, बहुत ज़्यादा चावल पे थे, अब इन्होंने वीट पे डाला। तो उस समय सारे जो लोकल वीट वैरायटीज़ हुआ करती थी काफ़ी टॉल थी, ठीक है, और ये सारी लॉज थी। तो मतलब लॉज मतलब जो जो आपके गिर जाते हैं ना ज़मीन में, ज़मीन ग्राउंड के ऊपर, है ना। तो जो है भाई होता क्या है कि जैसे मान लो बहुत ऊंची हो गई वीट, है ना, तो अब यहाँ पे खूब भारी हो गया, ऊपर की तरफ उगाया अनाज, तो ये गिर जाएंगी ना भट से ज़मीन में, है ना। तो ऐसा था उस समय। तो ऐसी वैरायटीज़ जो कल्टीवेटेड वीट की थी, उन्होंने ये डाला क्या कि हैड अ जीन्स फॉर ड्राफ्टिंग द हाइट ऑफ प्लांट विदाउट रिसीड। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा देखो ऊंचे ऊंचे खूब प्लांट अगर रहेंगे इसके, ठीक, तो अनाज खूब भारी करेगा तो ये भट से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर छोटे छोटे मतलब ऐसा इसमें जीन्स डाले कि वैरायटी मतलब यील्डिंग तो सेम रहे, उपज सेम रहे, लेकिन इसकी हाइट छोटी हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग का उपयोग करके इन्होंने ऐसे जीन्स डाले। अच्छा, न्यू मैक्सिकन वीट ड्रॉफ वैरायटी, जिसके अंदर नॉरिन जीन्स को डेवलप करा गया बाय द नॉर्मन बोरलॉन्ग। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे, एग्रीकल्चर को लेकर जो होते हैं, और साइंटिस्ट थे एट अ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो एक नई वैरायटी, एक छोटे वाली ड्रॉफ जो छोटे छोटे जो मतलब हाइट में कम वाले वीट की वैरायटी, जिसमें कि एक नॉरिन जीन्स था, इसको भी डेवलप किया गया नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। इन्होंने आइडेंटिफाई करा कि भैया मैक्सिकन जो वीट ड्रॉफ्ट है उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, छोटे भी होते हैं, डिजीज़ भी इनमें नहीं लगता, हाई यील्ड भी होती है ना। और बोरलॉग की हेल्प से और थोड़ी रिसर्च की हेल्प से उन सारी वीट वैरायटी के ऊपर इन्होंने सोनालिका और कल्याण सोना वैरायटी को डेवलप किया यहाँ के लिए। अच्छा, तो ये इन्होंने वीट पे काम करा। फिर इन्होंने पोटैटो हाइब्रिड की बात करें तो इन्होंने एक फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट पोटैटो वैरायटी बनाई, ठीक है, जिसमें फ्रॉस्ट नहीं लगेगा। तो इसे बोला, नाम क्या दिया, अलास्का फ्रॉस्टलेस। अच्छा, पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग में इन्होंने और बढ़ावा दिया पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग को, जिसमें फार्मर्स जो है उनको मदद दी जाती थी कि वो न्यू लोकली अडेप्टेड वैरायटीज़ को जो है वो डेवलप करें। तो काफ़ी काम था इनका। इकोनॉमिक इकोलॉजी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, देखिए, ही हैज़ बिन डिस्क्राइब बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा है। तो इनको टाइटल के तो बहुत ही मिले हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बढ़िया लीडरशिप रही थी एवरग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट में एग्रीकल्चर के अंदर। अच्छा, एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इन्होंने अपने बहुत सारे एफर्ट्स दिए हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन को, विच ही डिफाइंड एज, इन्होंने इसको क्या बोला, इन्होंने बोला था कि इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन परपेचुटी विदाउट इकोलॉजिकल हार्म, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो, लेकिन इससे हमारी प्रकृति को, इकोलॉजी को कोई जो है बिना दिक्कत पहुंचाए, हार्म पहुंचाए, ठीक। अच्छा, अप्रोच समझिए, इट इज़ बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट ब्लेंड ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस। अब बहुत सारी अप्रोचेस को मिलजुल के, मिला जुला के इसको आगे करा गया, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी थी इसमें, ग्रीन एग्रीकल्चर, इको एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो काफ़ी चीज़ों का ये ब्लेंड देखने को मिला। इन्होंने बढ़ावा दिया डो इकोलॉजी अप्रोच को, ताकि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी हैं वो अवेलेबल हो पाएँ। अच्छा, इन्होंने एक आइडिया 4 C's का लेकर आया। 4 C's में एक सी था कंजर्वेशन, फिर था कल्टीवेशन, कंजम्पशन और कमर्शलाइजेशन। ये किस लिए था? ताकि जो है रिकंसाइल करें कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को इन द स्फेयर ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक। अब टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन की बात करें तो उन्होंने बढ़ावा दिया हार्नेस करने के लिए बेस्ट इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़, और उन सबको आपस में मिलाया। हमारे खुद के जो हमारा इतना खूबसूरत हेरिटेज है, इकोलॉजिकली हम इतने मजबूत हैं, इतनी चीज़ें हमारे पास में, उसके साथ जो ज़रूरी टेक्नोलॉजी थी उसमें इन्होंने साथ दिया और उससे आगे और बढ़ावा दिया। जैसे कि इन्होंने क्या करा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया, अलग अलग इनोवेटिव चीज़ों को और बढ़ा के, जैसे इको टेक्नोलॉजी बेस्ड बायो विलेज तैयार किए, मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड विलेज नॉलेज सेंटर्स बनाए। तो इन सब में इनका बढ़िया रोल रहा। अच्छा, फिर आई बात पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन की, जो MS स्वामीनाथन और इनकी इम्पोर्टेंस आज भी जताते हैं। जैसे कि आई थी एक नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, ये जो NCF थी ना, इसको फॉर्म किया गया था, जिसमें चेयरमैन थे
स्वामीनाथन जी। इनके मेजर रिकमेंडेशन ये थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज के टाइम एमएसपी आप देखते हो ना, एमएसपी दिया जाए और वो एटलीस्ट शुड बी एटलीस्ट 50% ज़्यादा हो देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रही है, हाँ, किसी किसान की, उससे 50% 50% ज़्यादा पैसा दिया जाए तो एमएसपी उस अमाउंट को एमएसपी के तौर पे तय करा जाए। इन्होंने रिकमेंड किया कि VKCs जो है वो फॉर्म किए जाएं, कंजर्वेशन फार्मिंग हो, सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हो, क्रेडिट सिस्टम और एक्सपैंड हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एक्सपैंड हो। अच्छा, इसके साथ MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में इन्होंने फंड्स को मतलब ये फंड्स को यूज़ करे जो भी इनको मिलते थे फ्रॉम द वर्ल्ड फूड प्राइस, और इस फंड्स का, इस पैसे का यूज़ करा गया रिसर्च सेंटर्स ओपन करने के लिए। उसके अलावा ये जो रिसर्च सेंटर, यही MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का चेन्नई के अंदर इंडिया में 1988 में ओपन किया गया। फिर आई बात प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था डेवलप करने में प्रोटेक्शन प्लांट वैरायटीज़ का, प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के अंदर। क्यों? एज इंडियाज़ रिस्पॉन्ड टू इस ऑब्लिगेशन कि हम यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे प्लांट वैरायटीज़ को अंडर ट्रिप्स, तो इन्होंने इसमें काम किया। फूड सिक्योरिटी की बात करें, इन्होंने 2 तरह की चीज़ें, 2 तरह के कदम सजेस्ट करे जिससे आप न्यूट्रिजन को डाल सकते हो फार्मिंग में। मतलब जैसे होता क्या है कि अनाज के अंदर भी न्यूट्रिजन हो। आजकल भी देखिए बात क्या चलती है कि जो राशन दिया जाता है कंट्रोल वगैरह में, उसमें ऐसा हो कि इसमें न्यूट्रिजन हो, ताकि मैल न्यूट्रिजन की समस्या बड़ी जनता से ख़त्म करी जा सके। तो एक जेनेटिक गार्डन बायो फोर्टिफाइड प्लांट का लाया जाने लगा कि टू इंट्रोड्यूस फार्मर्स टू प्लांट्स। ये किस लिए? ताकि फार्मर्स को उन प्लांटों से जो है अवगत करा जा सके जो उन्हें वो चीज़, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दें, वो प्रोटीन चीज़ जिनकी उनको ज़रूरत है। कम्युनिटी हंगर फाइटर्स वेल वर्स विद द मैल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ द एरिया एज वेल एज मेथड टू ओवरकम देम। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो इन्होंने बढ़ावा दिया कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉट कोड को लेकर आओ, फ्लड कोड को लेकर आओ, गुड वेदर कोड को लेकर आओ, ठीक है। इससे प्रोएक्टिव मेजर्स लो जो ज़रूरी है लेना। अच्छा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करी जाए तो इन्होंने मदद करी कि बहुत सारे सेवरल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, किस लिए? फॉर दिस सेमी एरिड टॉपिक्स एट पतनचेरू जो कि हैदराबाद के पास है। फिर इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज रोम के अंदर, नॉट नोन एज बायोडाइवर्सिटी, सॉरी अभी जो है जो बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, नॉट नोन नहीं, नाउ नोन, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री जो कि नायरोबी में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियर एंड बायोटेक्नोलॉजी जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। फिर 5 ईयर प्लान में बात करें तो इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था 6th 5 ईयर प्लान को बनाने में, जो कि आया था 1980 से 1985 तक, जहाँ पे पहली बार इन्होंने 2 नए चैप्टर्स लेकर आए थे। एक तो था वुमेन एंड डेवलपमेंट का और दूसरा था इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का। फिर UN मिलेनियम प्रोजेक्ट में इनका क्या था? इन्होंने UN मिलेनियम प्रोजेक्ट को को चेयर किया था, जो कि अर्ली 2005 में डेवलप किया था, क्लियर टारगेट्स को और प्रैक्टिकल प्लान्स को, जिससे हम गरीबी हटा सकते हैं, है ना, भूखमरी हटा सकते हैं, बीमारियां, अनपढ़ता, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है औरतों के जो है सामने, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो कैसे हम अगले 10 सालों में इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं, इसके लिए भी इन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी चेयरमैनशिप निभाई थी। तो ये सब बातें हैं। कंक्लूजन में बस यही कहना है कि MS स्वामीनाथन भाई इन्होंने जीत लिया, समझ लो। फार्मर्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया, साइंटिफिक इनोवेशन में इन्होंने बहुत काम किया। हमारे एग्रीकल्चर जो आज इतना है वो इनकी बहुत बड़ी उस पर कृपा है, ग्रोथ करने में, सस्टेनेबिलिटी करने में। मतलब आगे आने वाली जनरेशन तक इनका नाम याद रखेंगे, इनके आइडियाज़, इनके रिसर्च, इनका विजन जो एग्रीकल्चर को लेके था, वो आज भी मदद करता है पॉलिसी बनाने वाले लोगों को कि वो एक अच्छा, रेजिलियंट, सेल्फ सफिशिएंट और साइंटिफिक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बना सकें। तो MS स्वामीनाथन इस बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त व्यक्ति साबित हुए। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की, जिसे कहते हैं हम लोग ICAR। न्यूज़ में क्यों है समझते हैं। हुआ क्या कि रिसेंटली इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन
जो है फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टूवर्ड्स जस्ट एंड रेजिलियंट एग्री फूड सिस्टम, इसे होस्ट करा गया है इस कॉन्फ्रेंस को बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज़ ICAR, और साथ में कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज़ CGIAR। तो जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रॉपर ये जो है इनॉग्रेट करा गया। अच्छा, अब हम ये आपको बताएंगे कि आखिरकार रोल क्या है ICAR का भाई एग्री फूड सिस्टम्स को और अच्छा करने में, बढ़ावा देने में। समझिएगा, सबसे पहले तो क्रॉप की वैरायटीज़ के टर्म में अगर बात करें तो भाई ये बहुत अच्छा रोल जो है इसमें है कि भाई और अच्छा करने का, ग्रीन रेवोल्यूशन को कैसे ये न्यू हाई यील्डिंग वैरायटीज़ अलग अलग क्रॉप्स की जो है वो डेवलप करके, जैसे कि राइस की वैरायटी कुछ करी गई थी, लाइक जया ये ऐसा फर्स्ट राइस वैरायटी थी जिसे इंडिया के अंदर रिलीज़ करा गया था। उसके साथ साथ बहुत सारी और वैरायटी जैसे कि स्वर्ण हो गई, पूसा बासमती 1121 वर्ल्ड का सबसे लंबा बासमती राइस है ये। उसके अलावा वीट की वैरायटी जैसे कि HD 2967, BW 187, HD 3086 वगैरह वगैरह। इसके बाद फ्रूट्स की वैरायटी जैसे अम्रपाली, पोमोग्रेनेट मतलब अनार जो है इसका नाम है भगवा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, सीड प्रोग्राम में ICAR ने देखा कि ICAR ने डिपॉजिट करा सीड्स को स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में एक सेफ्टी डुप्लीकेट्स के तौर पे। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि भैया जैसे मान लो आपदा आ जाए, कोई आपदा आ जाए, वहाँ के पूरे प्लांट वांट सब खत्म हो जाए, तो एक जगह पे हमारे पास सीड्स रखे हैं जहाँ से हम फिर से उस फसल को उगा सकते हैं। ठीक, जीनोमिक्स में अगर हम बात करें तो इसने मदद करी इस्टेब्लिश करने में नेशनल जीन बैंक को न्यू दिल्ली के अंदर, जो सेकंड सबसे बड़ा जीन बैंक है पूरे वर्ल्ड का। कम से कम 450,000 से ज़्यादा इंडिजीनियस और एग्जॉटिक क्रॉप की स्पीशीज़ हैं, और यहाँ पे और लार्ज कायरो प्रिजर्वेशन बैंक है बहुत बड़ा। ICAR ने ग्लोबल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ राइस, वीट, टोमेटो, पोटैटो के साथ पार्टनरशिप करी और इंडिपेंडेंटली सीक्वेंस करा जीनोम ऑफ पिया, जूट, मैंगो और फिशेस को। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में बात करें तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया, एडेड एडवांटेज मेरा वेस्ट रिसाइकलिंग में, क्लाइमेट रेजिलियंस में, रिस्क मिनिमाइजेशन में। उसके अलावा डेवलप करा मॉडल्स को एग्रो फॉरेस्ट्री के, ताकि एग्री हॉर्टी मतलब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ना ये प्रमोट हो सके, एग्री सिल्वीकल्चर, फिर सिल्वी पैस्टोरल सिस्टम, ताकि फार्मर जो किसान है उनकी इनकम और बढ़ सके। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी जो इंडिजीनियस ब्रीड्स है कैटल की उसकी बढ़ाना, कैसे फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग से, सिलेक्शन से। उसके अलावा इंडिजीनियस ब्रीड जैसे कि सहीवाल काऊ, थार पारकर बुल हो गया, गिर कैटल हो गई, बन्नी बफलो हो गई, कारकेज काऊ हो गई, ठीक है, इनको प्रॉपर इनकी ब्रीडिंग करवाना। इम्प्रूव्ड पोल्ट्री फार्मिंग जिसमें कि प्रोडक्टिविटी जो देसी बर्ड्स हैं जैसे कि कारी नीरभिक हो गई, कड़कनाथ हो गया, उसके अलावा जो है अंकलेश्वर वगैरह हो गए, इनकी और फार्मिंग बढ़ाना। हेल्थ की बात करें तो वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक डेवलप करी ICAR के द्वारा, इससे बहुत सारे हेल्थ मैनेजमेंट अच्छे से हुआ, लाइफस्टॉक प्रोडक्टिविटी बढ़ी। कुछ जानवरों में जो बीमारियां हो जाती हैं जैसे कुछ रिंडर पेस्ट होता है, कुछ कंटेजियस बोवीन प्लूरा निमोनिया हो जाता है, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस होती है, डोराइन इरेडिकेट, ये सब चीज़ें देश से हमारे ख़त्म हो गई बिल्कुल। क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग में बात करें तो इसे प्रमोट करा गया इसने प्रमोट करा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, कम्युनिटी पॉन्ड्स को, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ को जैसे कि राती ML 365, पिजियन पिया, BRG1, BRG2, BRG5 और हाइड्रोपोनिक्स क्रॉपिंग हो गई। बायोटेक्नोलॉजी सोल्यूशन की बात करें तो ICAR ने क्रॉप बायो फोर्टिफिकेशन किया, किस लिए, ताकि जो ये मैल न्यूट्रिजन है ना, इसकी समस्या है, इससे जो है डील करा जा सके। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स के अंदर जैसे कि 16 पुट लाल हो गया, ये पहला बायो फोर्टिफाइड पोमोग्रेनेट वैरायटी थी। ग्राउंड नट गिरनर 4 and 5 हो गया, पूसा 00 मस्टर्ड 31 हो गया, यह सब पहला कैनोला क्वालिटी था इंडियन मस्टर्ड वैरायटी वगैरह का। फिर इसने डेवलप करा पूसा डीकम्पोजर को फॉर इन सीटू एंड एक्स सीटू क्रॉप रेसिड्यू डीकम्पोजिशन के लिए, ताकि रेसिड्यू जो बचा हुआ ना आपका होता क्या है कि जो भाई
भाई फसल असल कट गई, ठीक, मेन चीज़ें निकल आई, अब जो बचा हुआ कचरा कूड़ा बच गया, ठीक है, भूसा भासा, तो ये आग लगा जो दी जाती है, इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका कैसे डिकम्पोजिशन करना है ताकि बर्निंग ना करे, आग लगेगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा। अच्छा, इंडिया ने डेवलप करा पहला क्लोन्ड बफलो पूरे वर्ल्ड में, और प्रथम जो वर्ल्ड का फर्स्ट था इन विट्रो आईवीएफ के माध्यम से बफलो का बच्चा काफ पैदा किया गया था। अच्छा, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो केज कल्चर को प्रमोट करता था, एक लो वॉल्यूम का हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग सिस्टम जिसने पर यूनिट प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाया। आईसीआर ने डेवलप किया इकोसिस्टम हेल्थ इंडेक्स को ताकि कोस्टल इकोसिस्टम को मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा जो ओशन पोल्यूशन होता है, उसके इफेक्ट्स होते हैं, उसको कैसे दूर करें। इंटेंसिफाइड आइडेंटिफिकेशन इन्वेसिव एलियन स्पीशी का बाहर से आ गए और ऐसी स्पीशी जिसने क्रॉप वगैरह को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, तो इन सबको कैसे पता लगा के हटा सकते हैं। अब आईसीआर काम कर रहा है कोल्ड वाटर फिशरीज़ को के सेक्टर में, उसके डेवलपमेंट के लिए सारे हिमालयन स्टेट्स की। अच्छा, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में बताऊं तो इसने टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जैसे कि मिलेट मिल, ड्रोन रिमोट सेंसिंग, मल्च लेइंग मशीन वगैरह को। तो काम इसके छोटे मोटे नहीं, अगर आप सोच रहे हैं तो काम बहुत ही अच्छे कर रखे हैं आईसीएआर ने। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हम यहाँ आगे भी समझेंगे इस चार्ट को, लेकिन उसके पहले एक ऊपर जो चार्ट दिया गया है हम उसको पहले समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए, स्पेसिफिकली आईसीएआर को यहाँ बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। शुरुआत कहाँ से हुई? ये फॉर्मली जाना जाता था एज एन इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तौर पे। इस्टेब्लिश हुआ 1929 में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पे अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, इन परसुएंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर पे लाई गई थी, उसके चलते इसको इस्टेब्लिश करा। फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत, डेर के तहत। काम क्या करता है? एक अपेक्स बॉडी के तौर पे काम करता है कोऑर्डिनेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, मैनेज करने के लिए, किसको? रिसर्च एंड एजुकेशन को एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंसेस हो गया, पूरी कंट्री के अंदर ये काम करता है। और इन्फॉर्मेशन समझिए कि 113 आईसीआर इंस्टीट्यूट के साथ 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ पूरे देश के अंदर जो है ये बहुत ही बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। तो ये कुछ खास बातें मैंने आपको बताई। अब एक लास्ट चार्ट जो इसके टॉपिक का बचा है वो है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये क्या है? GCIAR। देखिए, स्थापना इसकी 1971 में हुई थी। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डोनर्स की जो सपोर्ट करता है कुछ 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स को जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सिविल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और प्राइवेट बिजनेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप है फूड सिक्योर फ्यूचर की, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है फूड को ट्रांसफॉर्म करने में, लैंड को, वाटर सिस्टम को, इन द क्लाइमेट क्राइसिस। ये फोकस करता है 5 इम्पैक्ट एरियाज़ को। वो 5 इम्पैक्ट एरियाज़ हैं न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी मतलब गरीबी को कम करना है, लाइवलीहुड बढ़िया करनी है, जॉब जो है जनरेट करनी है, जेंडर इक्वालिटी के लिए, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन के लिए, क्लाइमेट अडेप्टेशन मिटिगेशन और इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ये हमने पूरी बात आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बताई। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है क्योंकि थोड़ी देर हो गई है, मैं नहीं चाहती आप लोगों को डिले हो किसी भी चीज़ के लिए। चलो भैया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल टर्मरिक बोर्ड का है। क्या है थोड़ा समझिए, न्यूज़ में क्यों रहा समझाती हूँ। देखिए, सरकार ने नोटिफाइड करा है कि हम एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना करेंगे तेलंगाना स्टेट के अंदर। तो क्या है ये बोर्ड समझिए। इसके उद्देश्यों की बात करूँ तो ये डिमांड क्रिएट करेगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, प्रमोट करके अपने नए नए प्रोडक्ट को और वैल्यू एडिशन के माध्यम से एक इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को बनाएगा एक्सपोर्ट्स के लिए, जिससे एक्सपोर्ट होगा, है ना, ये आपका जो है टर्मरिक और टर्मरिक प्रोडक्ट्स का। ये बात को इंश्योर करेगा कि क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड की पूरे ही सप्लाई चेन में टर्मरिक की बिल्कुल बरकरार रहे। टर्मरिक मतलब हल्दी, हाँ। डॉक्यूमेंट करेगा, मतलब ट्रेडिशनल जो पुरानी हमारी पूर्वजों की नॉलेज है वो एक जगह पे सारी की सारी रहेंगी, जैसे टर्मरिक का क्या यूज़ हो सकता है, कहाँ कहाँ आप लगा सकते हो उसको। स्टडीज़ और बढ़ावा देगा, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, रिसर्च होंगे मेडिसिनल, हेल्थ और वेलनेस के ऊपर, जिससे प्रॉपर्टीज़ टर्मरिक की और अच्छी हो पाएँ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ मुंह में नहीं लगती है, बहुत ज़रा जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर। अच्छा, इस बोर्ड के अंदर क्या क्या है? एक चेयरपर्सन होंगे जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, 4 और मेंबर होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आयुष और फार्मास्यूटिकल को
रिप्रेजेंट करेंगे। 8 और मेंबर होंगे जो टर्मरिक वैल्यू चेन से जो है वो रिलेटेड होंगे। उसके बाद एक प्रपोज बोर्ड भी रखा गया है जो काम करेगा अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अच्छा, टर्मरिक जिसका नाम बायोलॉजिकली देखें तो आपका कर्क्यूमा लुंगा है इंडिया के अंदर। ये इंडिया जो है हमारा देश वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। फीचर्स की बात करें तो ट्रॉपिकल प्लांट, ये जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है। आपने अगर देखी होगी हल्दी जो है वो जो कच्ची हल्दी आती है तो एकदम अदरक की तरह ही लगती है ना। और ये फैमिली का नाम है जिंजीबेरासिया। टेम्परेचर की रेंज 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है। रेनफॉल इसको 15 mm या उससे ज़्यादा चाहिए होता है, 1500 mm। सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन रेड लोमी सॉइल की इसको ज़रूरत होती है। ड्यूरेशन बताएं तो राइजोम्स ये हार्वेस्ट करे जाते हैं 9 से 10 महीने में प्लांट करने के बाद। ठीक है, प्लांटिंग करिए उसके 9 से 10 महीने बाद तैयार हो गया। इसके अंदर एक नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसे हम लोग कर्क्यूमिन बोलते हैं, है ना, जो टर्मरिक को इसका एक कलर देता है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए सांस की बीमारी हो गई तो लोग मसाले में डाल के खाते हैं ना, इसको तो बहुत फ़ायदेमंद है। कल्टीवेशन की बात करें तो टर्मरिक को कल्टीवेट करा जाता है करीब 3.2 लाख हेक्टेयर एरिया में पूरे देश हमारे भारत के अंदर। प्रोडक्शन की बात करें तो करीब 11.61 लाख टन का प्रोडक्शन होता है, करीब ये 75% है पूरे ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन का। मोर देन 30 वैराइटीज़ टर्मरिक की वो इंडिया के अंदर ग्रो करी जाती हैं। और लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हैं वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु है। प्यारे साथियों, बांग्लादेश, यूएई, यूएसए, मलेशिया ये मेन एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं इसकी इंडियन टर्मरिक की, जिनकी वैल्यू अगर देखें तो करीब $1 बिलियन हो जाएगी 2030 तक। लास्ट में कंक्लूजन की बात करें तो इसके लिए एक सेपरेट बोर्ड जो स्थापित करा जाएगा, इससे आप अगले आने वाले 10 सालों की डिमांड तो पूरी करोगे ही, जो हमारे किसान हैं देश के अंदर उनका बड़ा हो गई होगा, बट इससे नए नए रास्ते खुलेंगे जिससे टर्मरिक का एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी और अच्छी तरह हो जाए। प्यारे साथियों, यहाँ तक ही रखते हैं इस वाले पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम नोबेल प्राइजेस 2023 से आपको समझाएंगे चीज़ें। अच्छा लगा लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे हर जगह फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।